हेलो, नमस्कार, प्रणाम। होप आप सब बढ़िया होंगे। अपराध स्टोरीज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की कहानी है साउथ कोरिया के इनफेमस शोडो सो केस की, जिसमें एक शोडो सो नामक 55 साल के आदमी ने एक 8 साल की बच्ची को ब्रूटल सेक्सुअल असॉल्ट के बाद चर्च में मरने के लिए छोड़ दिया। मैं कोशिश करूंगी कि आज आपको इस केस के हर पहलू और पात्र से रूबरू करा सकूं। इस केस की संवेदनशीलता की वजह से 2013 में इस पे एक मूवी होप नाम से भी रिलीज हुई थी। जिस स्केल में उस बच्ची को सेक्सुअल असॉल्ट किया था, हम निर्भया केस को इससे रिलेट कर सकते हैं। इस केस से हम समझ पाएंगे कि क्यों रेप या सेक्सुअल असॉल्ट जैसे अपराध हमारे समाज से खत्म नहीं हो रहे हैं, बल्कि बढ़ते ही जा रहे हैं। शोडो सो, जिसे इस केस में दोषी ठहराया गया, उसका बैकग्राउंड हमेशा से ही खराब रहा। शोडो सो का जन्म 18 अक्टूबर 1952 में हुआ था। सन 1972 में जब वो 10वीं में था, तब उसने सबसे पहले एक साइकिल की चोरी की। उस टाइम पकड़े जाने पे लोगों ने उसे उसकी उम्र देख के माफ़ कर दिया था। इसके बाद सन 1977 में उसने सड़क के किनारे एक स्टॉल लगाने वाले से मारपीट करके उससे जबरन पैसे वसूले, जिसके लिए उसे 1 साल 6 महीने के लिए सुधार केंद्र भेज दिया था। जेल से बाहर आने के बाद उसने फिर से चोरी की, जिसके लिए उसे 8 महीने की जेल हुई। वहां से बाहर आने के बाद भी वो नहीं सुधरा और फिर से सन 1983 में जब वो 31 साल का था, तब उसने एक 19 साल की लड़की, जो उसके घर के पास ही रहती थी, उसे सेक्सुअली असॉल्ट किया। इतना कि उसे ठीक होने में 30 दिन लग गए। इस गुनाह के लिए उसे सिर्फ 3 साल की सजा हुई। 3 साल जेल से बाहर आने के बाद उसने फिर से 60 साल के वृद्ध को असॉल्ट किया, जिसके लिए उसे 2 साल के लिए मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया। अब आप समझ लीजिए कि ऐसे अपराधी जिन्हें बार बार जेल जाने की आदत हो गई हो, वो हमारे समाज के लिए कितने खतरनाक हैं। और यही हाल हमारे देश का है। दूसरी तरफ वो 8 साल की बच्ची, जिसका सूडोनेम नयोंग है, वो एक लोअर मिडिल क्लास परिवार से थी। पिता फैक्ट्री में काम करते थे और माँ घर के बाहर ही दुकान लगाती थी। जैसे तैसे करके जिंदगी चल रही थी, लेकिन फिर भी उन्होंने नयोंग को अच्छी परवरिश देने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। अच्छा खाना, पहनना, अच्छा स्कूल, सब था। 11 दिसंबर 2008 घटना वाले दिन सुबह से ही काफी बारिश हो रही थी। साथ ही नयोंग अपने स्कूल के लिए भी लेट हो गई। वैसे तो स्कूल नयोंग के घर से 5 मिनट की दूरी पे था, लेकिन फिर भी नयोंग की मम्मी उसे रोज स्कूल ड्रॉप करने जाती थी। उस दिन बारिश की वजह से मम्मी का काम बढ़ गया था, तो नयोंग अकेले ही छाता पकड़ के स्कूल के लिए निकल गई। अब वो स्कूल जल्दी पहुंचने के लिए शॉर्टकट वाले रास्ते पे चलने लगती है। कुछ देर चलते चलते पीछे से एक आदमी भी उसे फॉलो कर रहा था। वो डर के मारे एक गली से दूसरी गली जाती। ऐसे करते करते एकदम वही आदमी उसके सामने आ गया और फिर उसे किडनैप करके पास के एक चर्च के बाथरूम में लेके गया, जहां उस आदमी ने पहले नयोंग को पानी में डुबा के बेहोश किया, फिर उसे ब्रूटली सेक्सुअल असॉल्ट करके वहीं दिसंबर की कड़क ठंड में मरने के लिए छोड़ दिया। नयोंग को वहां बाथरूम में बेहोश पड़े 1 घंटा हो गया था। उसके बाद एक एम्बुलेंस वहां पहुंचती है। अब ये बात कहीं पे भी कंफर्म नहीं है कि नयोंग के पास एम्बुलेंस कैसे पहुंची। कोई कहता है क्योंकि उसके पास फोन था तो उसने खुद 911 इमरजेंसी डायल किया, और कोई कहता है कि उसके पड़ोसी ने उसे वहां देखा। एम्बुलेंस के वहां पहुंचते ही भीड़ इकट्ठा हो गई। फिर फटाफट से नयोंग को वहां से उठा के पास के हॉस्पिटल लेके पहुंचे, जहां उसकी हालत देख के सभी डॉक्टर्स और नर्स सुन्न हो गए। नयोंग की लोअर बॉडी 80% डैमेज हो गई थी। राइट चीक पे दांतों के निशान इतने गहरे थे कि स्किन लटक रही थी। नयोंग के पेरेंट्स को भी इस घटना को लेके इन्फॉर्म किया।
किसी भी माँ बाप के लिए अपने बच्चे के साथ ऐसा होना एक डरावने सपने के जैसा है। उनके लिए भी कुछ ऐसा ही था। दोनों खुद को संभाल नहीं पा रहे थे। दूसरी तरफ नेओंग को बचाने का एक ही रास्ता था, वो था कोलोस्टमी सर्जरी। कोलोस्टमी सर्जरी में लार्ज इंटेस्टाइन को काट के पेट के रास्ते बाहर लाते हैं, जिस पे एक कोलोस्टमी बैग लगा देते हैं ताकि स्टूल उसी बैग में पास हो। बहरहाल नेओंग के पेरेंट्स सर्जरी की परमिशन दे देते हैं और सर्जरी होने के तुरंत बाद ही पुलिस नेओंग से पूछताछ के लिए आ जाती है। दर्द और चेहरे पे जख्म होने के बाद भी वो सब कुछ बताती है। उसके बाद पुलिस उस अपराधी को ढूंढना शुरू करती है। सबसे पहले पुलिस क्राइम सीन से सारे सैंपल्स कलेक्ट करती है, फिर जितने भी क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग थे उन्हें बुला के उनसे मैच कराती है और उन सब में से डूसो के यानी शोडूसो के सैंपल बड़ी आसानी से मैच हो जाते हैं। लेकिन डोसो को हिरासत में लेने के लिए ये काफ़ी नहीं था। इसीलिए पुलिस नेओंग के पास डोसो की तस्वीर लेके जाते हैं, जिसे वो पहचान लेती है और फिर वो पूरे 4 घंटे उसे उस हालत में बैठा के वीडियो स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराते हैं, जिसके बाद डोसो को हिरासत में लिया जाता है। जब पुलिस उससे पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया, तो उसका एक ही जवाब था, मुझे कुछ याद नहीं, मैं नशे में था। मुझे कुछ याद नहीं, मैं नशे में था। कुछ टाइम बाद केस का ट्रायल भी शुरू होता है। शुरुआत से ही पुलिस और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स ने इस केस में लापरवाही बरती। सबसे पहले जब पुलिस ने डोसो को पकड़ा था, तब उसने वही कपड़े पहन रखे थे जिन पे नेओंग का ब्लड था। उन्होंने उसी समय उन कपड़ों को सबूत के तौर पे नहीं लिया और बाद में जब ट्रायल शुरू हुआ तब डिफेंस लॉयर कहता है कि वो कपड़े कहीं कंस्ट्रक्शन साइट पे गुम हो गए हैं। बहुत अजीब बात है ना। दूसरा, जब नेओंग ने सर्जरी के तुरंत बाद ही 4 घंटे बैठ के पुलिस को स्टेटमेंट दी, उसी स्टेटमेंट को डोसो के लॉयर ने चैलेंज किया और कहा कि वो कोर्ट में आके ज्यूरी के सामने अपना बयान दे। ये कैसे नियम कानून है जिसमें विक्टिम किस हालत में है वो भी नज़रअंदाज कर देते हैं। उसके बाद नेओंग कोर्ट में आई, जहां उस बच्ची के सामने वही दरिंदा बैठा था। डिफेंस लॉयर नेओंग से बार बार एक ही सवाल पूछता, क्या डोसो से शराब की बदबू आ रही थी? क्या वो नशे में लग रहा था? और नेओंग ने कहा हाँ। बस। साउथ कोरिया के आर्टिकल 10 शिम शिन मिन यैक के अनुसार अगर कोई व्यक्ति अपने होश हवास में नहीं है या नशे में है या दिमागी तौर से कमज़ोर है और तब वो कोई अपराध करता है, तो उस अपराध में उसकी कोई गलती नहीं मानी जाएगी, क्योंकि उसमें तो समझ ही नहीं है कि क्या गलत है और क्या सही। और शोडोसो ने भी इसी आर्टिकल का फ़ायदा उठाया। उसने जितने भी अपराध किए थे उन सब के पीछे उसकी शराब के नशे में रहने वाली आदत थी। नहीं तो वो इतना बुरा इंसान नहीं है कि वो 8 साल की बच्ची को ब्रूटली सेक्सुअल असॉल्ट करता। उसकी पत्नी ने भी यही कहा कि शोडोसो एक अच्छा इंसान है, बस शराब के नशे में बदल जाता है। इसी की वजह से शोडोसो की सज़ा उम्र कैद से कम करके सिर्फ 12 साल की कर दी थी। लोगों का गुस्सा प्रशासन पे फूट रहा था, जो ऐसे कानून बनाते हैं जिनसे अपराधियों को शह मिलती है और पूरा दोष पीड़ित पर डाला जाता है कि पूरी गलती उनकी है क्योंकि अपराधी तो अपने होश में था ही नहीं। 12 दिसंबर 2020 में, अब से 2 साल पहले ही शोडोसो की सज़ा पूरी हुई और अब वो वापस आंसन सिटी में अपनी पत्नी के साथ रहने वाला था, जहां से नेओंग के घर की दूरी 1 किलोमीटर की थी। आंसन सिटी के लोगों ने सरकार से अपील की कि वो डोसो को कहीं और जाने दे, क्योंकि उससे लोगों और बच्चों को खतरा है। नेओंग के पिता ने डोसो को एक खत भी लिखा, जिसमें लिखा था कि वो डोसो को कहीं और घर लेने के लिए पैसे दे देंगे, बस वो आंसन सिटी वापस ना आए, क्योंकि वो खुद कहीं और नहीं जा सकते थे। ऐसा करने से लोगों को नेओंग की पहचान के बारे में पता लग जाता
और उसके लिए अपने दोस्तों को छोड़ के जाना भी मुश्किल था। लेकिन डोसो ने इन सबको कहा कि अब वो सुधर गया है और अब वो किसी और के लिए खतरा नहीं बनेगा। लेकिन एक रिपीटेड ऑफेंडर जो पता नहीं कितनी बार जेल से आया और गया, क्या वो कभी सुधर सकता है? पूरे देश में विरोध हो रहा था। लोगों ने पिटिशंस तक फाइल की ताकि नियम बदल सके और डोसो को समाज से दूर रखा जाए, लेकिन उन पिटिशंस को रिजेक्ट कर दिया गया। उसके बाद 12 दिसंबर 2020 में डोसो की रिहाई हो गई। सरकार का कहना था कि उनके पास ऐसा कोई भी कानून नहीं है जो डोसो को रिहाई से रोक पाए, पर वो अगले 7 साल तक डोसो पे पूरी नजर रखेंगे, उसके हर एक मूवमेंट को ट्रैक करेंगे। आज नेयोंग की उम्र 19-20 साल की होगी। उसके लिए उस परमानेंट डिसेबिलिटी के साथ जिंदगी काटना कितना मुश्किल होगा, ये ना कोई सरकार समझ सकती है और ना उनके बनाए कोई कानून। अपराध करने वाले ने तो सिर्फ 12 साल जेल में काटी है। उसका शरीर ठीक है, उसके पास घर है, लेकिन पीड़ित और उसके परिवार की तो पूरी जिंदगी मुश्किलों और दुखों में कटने वाली है। इसको कौन और कब समझेगा? फिर मिलते हैं।